ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं CMA फाउंडेशन, जो आज के दिन 17 दिसंबर 2023 आपका जो चारों सब्जेक्ट्स का पेपर हुआ था, जिसमें था आपके अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स और इकोनॉमिक्स। तो बाकी 3 सब्जेक्ट्स के भी आपको कंप्लीट जो पेपर के सॉल्यूशंस हैं वो VSI जयपुर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, और साथ ही साथ इसके मैथ्स के और स्टैट्स के भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आप लोग अपना पेपर जो है, क्योंकि अब पेपर तो हो ही चुका, तो एक बार वेरीफाई करके कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताओ, क्योंकि जिस हिसाब से फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का पेपर आया था, मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट, मतलब बहुत जिसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की होगी, उसके मार्क्स कम आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अदरवाइज आपको पास होने की तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो बहुत मतलब इजी लेवल था। आराम से आप पास तो हो ही सकते हो। मेन जो बात आके रुक जाती है वो है आपके स्कोर की। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस आंसर की के हिसाब से कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 20 जो है आपके मैथ्स वाले सेक्शन से आए थे, 1 to 20, और 21 से जो 50 वाले जो क्वेश्चंस थे वो आपके स्टैट्स वाले पोर्शन थे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ 2 पर्सन इन रेशियो ऑफ 4:3, यानी A और B, लेट द 2 पर्सन आर A एंड B, एंड उनकी एजेस का जो रेशियो है वो 4:3 है या 4/3 है। इफ द एज ऑफ यंगर पर्सन इज 8 years लेस देन द अदर। अब देखो, इसका रेशियो ये है, इसको आप 4x और 3x भी लिख सकते हो। जो यंगर वाला है, यंगर वाला कौन सा है 3x, और एल्डर वाला कौन सा है 4x। तो यंगर वाला इससे कितना कम है, 8 साल छोटा है। यंगर पर्सन इज 8 years लेस देन अदर, यानी अगर दोनों को इक्वेट करना है तो यहां पे +8 कर देंगे, इसको इधर लेके आएंगे 4x माइनस 3x, दैट इज इक्वल टू 8। x का वैल्यू आ गया 8 years। अब आपको पूछा है देन द एज ऑफ एल्डर पर्सन, एल्डर पर्सन यानी 4x, तो 4x का एज चाहिए, 4 into 8 आंसर हो जाएगा 32 years, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इफ 15 men working 8 hours a day can complete a piece of work in 25 days। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मैन आपको दे रखे हैं, नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं, और नंबर ऑफ आवर्स दे रखे हैं। 15 मैन, नंबर ऑफ डेज कितने हैं 25 डेज, और हर दिन कितना काम करते हैं वो 8 hours। तो सेम काम को, यानी हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाय 12 men वर्किंग 10 hours पर डे। सेम वर्क इसको कंप्लीट करना है तो हाउ मेनी डेज में कंप्लीट करेगा। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको एक शॉर्टकट जरूर याद रखना चाहिए, MDH। तो M1D1H1 दैट इज इक्वल टू M2D2H2। अब आपके मन में सवाल यह है कि MDH में M क्या है, D क्या है। तो M का मतलब है नंबर ऑफ मैन, D का मतलब है नंबर ऑफ डेज, और H का मतलब है नंबर ऑफ आवर्स। तो नंबर ऑफ मैन यानी M1, देखो ये वाला फर्स्ट वाला है, यानी ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, इसको आप D की तरह ट्रीट कर लो। M1 D कितना हो जाएगा 25 इंटू 8, मैन कितना है M2 में 12, नंबर ऑफ डेज आपको D निकालना है, और आवर्स कितने हैं 10। तो देखो 15 8 जा 120 होता है, और 12 10 जा ये भी 120 होता है। तो नंबर ऑफ डेज जो है यानी D2 जो है वो 25 आ जाएगा, यानी कि उसी काम को कंप्लीट करने के लिए 12 लोग 10 घंटे पर डे अगर काम करते हैं तो 25 डेज ही लगेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन प्रोपोर्शन। हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है मीन प्रोपोर्शन का, तो इस बार मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 0.2 इंटू 0.05, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के अंडर रूट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो आपका आंसर देखो, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 0.01, और 0.01 का अंडर रूट लेंगे हम कैलकुलेटर की हेल्प से, तो 0.01 का जो अंडर रूट आएगा वो आपका आ जाएगा 0.1। ठीक, उम्मीद करता हूं यहां तक तो आपके सारे क्वेश्चन सही जा ही रहे होंगे, क्योंकि अभी तक तो बहुत इजी पोर्शन है। कहने का मतलब 2 से 3 सवाल इसमें ऐसे हैं जो थोड़े से हम डिफिकल्ट मान सकते हैं। एक तो आपका बेस थ्योरम पे है, और एक आपका कोई उसमें
जो अपना लास्ट वाला टॉपिक है टाइम सीरीज वाला है, ठीक है ना। फिलहाल देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। अ पर्सन डिपॉजिटेड 1000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, टाइम आपको दे रखा है 10 ईयर्स, पी आर टी अपॉन 100, प्रिंसिपल 1000, आर टाइम आपका 10 साल है, अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये आ जाएगा 400 रुपीज। 400 रुपीज आपका भी सिंपल इंटरेस्ट आया है। आपको क्या चाहिए, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, तो आंसर हो जाएगा 1400 रुपीज। तो ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ सम ऑफ 10,000 डिपॉजिटेड CI, कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम डबल, यानी 10,000 का कितना हो जाता है, ये 20,000 हो जाता है। 5 years आफ्टर 20 years इट विल बिकम, यानी कि 10,000 का कितना हो जाता है 20,000। आपके पास कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, P1 + R अपॉन 100 रेज़ टू द पावर T। इस बार खुशी की बात ये हो रहा है कि एनबीटी से एक भी सवाल नहीं पूछा, ठीक है ना। तो जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है उस टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं पूछे गए। अब इसने क्या बोला है, 10,000 का 20,000, यानी डबल कितने सालों में हो जाता है, 5 सालों में। तो आपने क्या किया, ये 3 जीरो से 3 जीरो गई, सॉरी 4 जीरो से 4 जीरो, तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 = 1 + R अपॉन 100 रेज़ टू द पावर 5। अब देखो ये वाला एक्सप्रेशन मैं बिल्कुल प्रोसीजर से सॉल्व करा के दिखा रहा हूं, शॉर्टकट भी बता दूंगा। अब आपको चाहिए कंपाउंड अमाउंट आफ्टर कितने सालों बाद, आपको चाहिए 20 सालों बाद। तो प्रिंसिपल तो उतना ही है 10,000, 1 + R अपॉन 100 रेज़ टू द पावर 20 को आप ऐसे लिख सकते हो भाई। बोला ऐसे क्यों लिख सकते हैं, ऐसे इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि 1 + R अपॉन 100 रेज़ टू द पावर 5 का वैल्यू हमारे पास 2 है, ये रहा सामने। दिस इज इक्वल टू 10,000 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 4, ये हो जाएगा 16। 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 10,000, तो ये हो जाएगा 1,60,000। तो ऑप्शन हो जाएगा डी हमारा, ठीक। शॉर्टकट सिर्फ इतना सा है, जैसे आप लोग शॉर्टकट भी अगर जानना चाह रहे हैं तो शॉर्टकट भाई ऐसे है कि जैसे अगर मान लो P का 2P, यानी डबल कितने सालों में हो रहा है, 5 सालों में, तो 20 ईयर्स में कितना होगा, तो 5 ईयर से 20 ईयर्स कैसे आएगा, इंटू 4 करके। तो आप क्या करोगे, इस 2 का पावर 4 करा दोगे। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। 16 को आप प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कराएंगे 10,000 से, तो 1,60,000 आ जाएगा। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 5। 7th क्वेश्चन, वेरी इजी वन। 7th क्वेश्चन में बोला है T7 आपको पूछा है, बताओ फर्स्ट टर्म क्या है 2, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालता है, दिस माइनस दिस, 5 - 2 3। 7 टर्म का फॉर्मूला है A + 6D। इसमें वैल्यूज रखेंगे 2 + 6 × 3, 18 + 2, आंसर हो जाएगा 20। वेरी सिंपल। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6 ही है ना, 5th 6th। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो ये आपका क्वेश्चन जीपी से है भाई। 128, 64, 32। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखेंगे 128 है, कॉमन रेशियो देखेंगे 64 अपॉन 128, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2, मतलब कॉमन रेशियो का आंसर। अभी आपको 8th टर्म पूछी है, तो T8 क्या होगा, ARn-1 7 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म है 128, कॉमन रेशियो 1/2 रेज़ टू द पावर 7। 128 इंटू 1 अपॉन 2 की पावर 7 कितना होता है 128, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1, यानी ऑप्शन डी। ये आपका 7th क्वेश्चन हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, टाइम और डिस्टेंस से है। ए जो है उसका टाइम है 4 आवर्स। अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसने 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी है 4 आवर्स में, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 20 km/h, ठीक है। और बी जो है उसकी स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम से सेम डिस्टेंस उसने 5 घंटे में कवर करी है, तो वो हो जाएगी 16 km/h। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो ए है ये फास्टर है एज कंपेयर टू बी,
अब आपको ये बोला है हाउ मच डिस्टेंस वुड ए कवर मोर देन बी इन 15 आवर्स, यानी 15 घंटे में, इन 15 आवर्स। 15 आवर्स में ए कितना कवर करेगा, 15 इंटू 16 करा दो, सॉरी 15 इंटू 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 300 किलोमीटर। भाई आपने क्या किया, आपको डिस्टेंस चाहिए ना, तो डिस्टेंस के लिए स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करा दो। आपको बोला है स्पीड तो है 20 और टाइम है 15 ईयर्स, 300 किलोमीटर, और बी का कितना है 16, ये है आपका 16 स्पीड इंटू टाइम, तो 240 आ रहा है कि ये 16 इंटू 15 ये आ रहा है आपका भाई 240। तो कितना ज्यादा कर रहा है, 60 किलोमीटर ज्यादा कर रहा है, यानी 300 माइनस 240, 60 किलोमीटर मोर डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय ए एज कंपेयर टू बी। तो वो जो अपना लास्ट वाला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर हो गया अपना 8th। अब 9th और 10th दोनों क्वेश्चन जो है वो सेट वाले से हैं, जो अपना चैप्टर है सेट वाला। P एंड Q आर टू सेट्स, P डेल Q। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है इसको सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। बोले इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है P माइनस Q यूनियन Q माइनस P। और इसको अगर आप वेन डायग्राम से समझना चाहते हो तो वेन डायग्राम से ये वाला जो पोर्शन है ये आपका इसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये बीच वाला छोड़ देंगे ना, ये दोनों पोर्शन, तो वो इसको रिप्रेजेंट करता है अगर ये दोनों सेट P और Q है तो ऑप्शन से अगर देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आपको ABC सेट दे रखा है और आपको इस सेट का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। B इंटरसेक्शन C, अब B इंटरसेक्शन C के लिए मैं यही लिखूं, इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है और एक 5 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2,5, और इसका A के साथ यूनियन लेना है, यानी A और वो वाला सारे मिला लेंगे, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आ जाएगा 2 भी है, 4, 5 और 6, यानी ये चारों एलिमेंट्स आ जाएंगे 2, 4, 5, 6। तो इस लॉजिक से आंसर हो जाएगा 10th का ऑप्शन ए। 9th वाला हो गया, 10th वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडाइसिस से आपका 11th क्वेश्चन। जब भी आपका a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू a रेज टू द पावर y होता है तो आप क्या करते हो, पावर को कंपेयर कर लेते हो। अगर बेस आपका सेम है तो, बेस आपका सेम है तो आप पावर को कंपेयर कर लेते हो। 3 रेज टू द पावर 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 3x। जब बेस सेम है तो पावर को कंपेयर करेंगे, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x, इसको इधर लेके जाएंगे तो 3x माइनस 2x, x का वैल्यू सिंपली आ जाएगा 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 11। 12th क्वेश्चन है आपका लॉगरिथम से। तो लॉगरिथम में log 7 टू दी बेस 10 का वैल्यू a गिवन है, और आपसे पूछा है log 1/70 टू दी बेस 10, इसका वैल्यू कितना होगा। तो देखो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b। ठीक, अब आप इसको क्या लिखोगे, log 1 टू दी बेस 10 माइनस, एक मिनट, log 1 टू दी बेस 10 माइनस log 70 टू दी बेस 10। अब log 1 का वैल्यू तो 0 होता है, माइनस, देखो इसको आप क्या लिखोगे, log 7 t को लिखोगे 7 इंटू 10, और log a इंटू b क्या होता है, log a प्लस log b होता है, तो माइनस log a प्लस log b, दोनों का बेस 10 ही है। इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, मैं इसको यहां लिख देता हूं माइनस, इसका वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है a और उसका वैल्यू 1 होता है, तो इसका इस लॉजिक से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, तो ये आपका 12th वाला क्वेश्चन हो गया। 11th आपका इंडाइसिस था और 12th वाला आपका लॉग था। 13 वाला भी आपका लॉग से है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। log 2, log 3, log x टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 1। कभी भी ऐसे बहुत सारे लॉग हो तो आप क्या करते हो, उसमें यहां से स्टार्ट करो। आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, log ऑफ सम आर्ग्यूमेंट और ये जो है पोर्शन टू दी बेस b इज इक्वल टू x है।
तो इसको क्या लिखते हो, b रेज टू द पावर x इज इक्वल टू a। ठीक है ना, ये फर्स्ट प्राइमरी डेफिनेशन होती है लॉगरिथम की। तो यहां पे इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए 2 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू दिस कंप्लीट पोर्शन, यानी log ऑफ 3 log ऑफ x टू द बेस 2। फिर वापस से इस 3 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2, 2 की पावर 1 यही होता है, इज इक्वल टू ये वाला पोर्शन log x टू द बेस 2। अब देखो ये कितना आ जाएगा 9, log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 9। तो x का वैल्यू इस कंसेप्ट को यूज करते हुए 2 रेज टू द पावर 9 हो जाएगा, और 2 रेज टू द पावर 9 आपको पता ही है 512 होता है। तो ऑप्शन अपना दे रखा है ऑप्शन ए 512। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 14, 10PR 720, तो R का वैल्यू कितना होगा। आप चाहो तो इसको ऑप्शन से ही चेक कर सकते हो। मैं आपको एक शॉर्टकट जो जनरली क्लास में बताता हूं वो ये है कि 10 को रिवर्स ऑर्डर में आप वहां तक मल्टीप्लाई करो जितने उसके फैक्टर हैं। तो देखो अगर आप इसको ऐसे लिखते हो 10 इंटू 9 इंटू 8, 8 9 जा 72, और 72 इंटू 10 720 हो गया। तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं ना, तो R का वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी 10P3 का जो वैल्यू है वो यही होता है। मैं इसको प्रोसीजर से भी सॉल्व करवा सकता हूँ, बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको इसी मेथड से करना है, इसी शॉर्टकट से करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या था ऑप्शन ए 3। 15 क्वेश्चन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है इन हाउ मेनी वेज द कलर्स ऑफ रेनबो। रेनबो के कलर्स कौन कौन से होते हैं, विबग्योर। अब आपको ये बोला है ब्लू और रेड, ये ऑलवेज सेपरेटेड होनी चाहिए। सेपरेटेड का मतलब टुगेदर नहीं होनी चाहिए, साथ में नहीं होनी चाहिए। तो आपने क्या किया, पहले ये जो 5 कलर थे बचे हुए, कोई भी सेम तो है नहीं इसमें, ये 5 कलर के लिए 5 स्पेस बना दी। अब देखो ब्लू और रेड को इन प्लेसेस पे, कौन से प्लेसेस पे, जो मैं बना रहा हूं, ये जो आपके गैप है, क्लास में सिखाया जाता है गैप मेथड। 5 अगर प्लेस है तो उससे 6 गैप जनरेट होंगे, और 6 गैप पे आपको अरेंज करना है इन 2 ऑब्जेक्ट्स को, ब्लू को और रेड को। तो उसके कितने तरीके होते हैं, 6p2, परमुटेशन कराना है ना, 6p2। और बाकी ये जो 5 स्पेस है, इन 5 स्पेस पे आपको क्या करना है, पांचों ऑब्जेक्ट्स को प्लेस कर देना है, यानी इनटू फैक्टोरियल 5। इसका वैल्यू होगा 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 5 होता है 120। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 30 इंटू 120, 3600 है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये आपका 15 नंबर का सवाल हो गया। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। देर आर 7 क्वेश्चंस इन एन एग्जामिनेशन। ये थोड़ा सा हम मान सकते हैं मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, डिफिकल्ट तो नहीं है बट मॉडरेट है। 7 क्वेश्चंस हैं, और 7 क्वेश्चंस में से आपके 2 तो क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट हैं, और 5 क्वेश्चंस आप बोल सकते हो नॉन डिफिकल्ट है, ऑर्डिनरी क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन सेलेक्ट 4 क्वेश्चंस। इन 7 में से 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, लेकिन 2 डिफिकल्ट क्वेश्चंस वो हमेशा इंक्लूड होने चाहिए। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन को पहले सेलेक्ट किया 2C2 से। अब देखो आपके पास ये 5 ही ऑप्शन रह गए, और टोटल सिलेक्शन आपको कितने करने थे, 4। तो उसमें से आपने कितने सेलेक्ट कर लिए, 2 तो ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिए आपने, देखो। तो इन 5 में से आपको 2 और सेलेक्ट करना है, यानी 5C2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये सॉल्व करके 5 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 2, आंसर आ जाएगा 10, ऑप्शन बी। ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन है, 16। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन ऐसा होगा जो 7th 8th में भी बहुत बार बताया जाता है, यानी ये फिक्स है आपका, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसको आपको रूट्स में बताना है, तो आप चाहो जैसे कर लो, फैक्टराइज करोगे तो देखो फैक्टराइजेशन कुछ स्टूडेंट को दिक्कत रहती है, इसका फैक्टराइजेशन होगा x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0। तो x का वैल्यू या तो 2 आ जाएगा या 3 आ जाएगा। आप चाहें तो इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला वो आपने करना है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है -5 और c का वैल्यू है 6। इसको यूज करके आप x की 2 वैल्यूज निकालेंगे, यही वैल्यू आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
18 नंबर का सवाल, इफ द सम ऑफ रूट्स a प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3a प्लस 7 बराबर 0, इसमें जो सम है वो आपका -1 है, यानी सम ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो सम जो है अल्फा प्लस बीटा माइनस, यहां पे बी जो है देखो ये है 2a प्लस 3 और a क्या है? a प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -1। ये माइनस से माइनस चला जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस 3 इज इक्वल टू a प्लस 1। इसको a को इधर लिया और 2a माइनस a कितना हो जाएगा? a, और 1 माइनस 3 हो जाएगा माइनस का 2। तो आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी। ठीक है बेटा, ऑप्शन सी हो जाएगा माइनस का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कौन सा 18 ही किया था ना, 19 और 20, तो दोनों जो हैं वो थोड़े बहुत ऐसे बोल सकते हो। इस बार 2 ही क्वेश्चन आए भाई कैलकुलस से, यानी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो आपका डिफरेंशिएशन वाला है, पिछली बार आपके 3 क्वेश्चंस आए थे, इस बार 2 ही आए हैं, तो वो 5 मार्क्स का बोलते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स। इसमें डिफरेंशिएशन आप करोगे तो एक को कांस्टेंट रखोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, प्लस इसको कांस्टेंट रखोगे और इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। दोनों में से कॉमन आ जाएगा e की पावर x, अंदर रह जाएगा x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तो आंसर हो जाएगा 19 का बी। अगला आपको पूछा है cx और rx बी द कॉस्ट फंक्शन इन द रेवेन्यू फंक्शन रेस्पेक्टिवली, देन द ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना, साफ साफ आपकी बुक में लिखा हुआ है नो प्रॉफिट नो लॉस, जितने में खरीदा उतने में ही भेज दिया। तो इसमें आपका कॉस्ट फंक्शन जो है वो रेवेन्यू फंक्शन के बराबर हो जाना चाहिए, तो उस केस में क्या होगा? ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां तक 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के थे। अब जो अगला सेक्शन है वो आपका स्टैटिस्टिक्स का है, और आई होप कि आप साथ के साथ जो है अपने क्वेश्चंस के आंसर भी वेरीफाई कर रहे होंगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर अपने मार्क्स शेयर करना, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कम ज्यादा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो कोई बात नहीं, मत शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का जो 21 क्वेश्चन है, और स्टैटिस्टिक्स का पहला क्वेश्चन है वो आपका है फिलिंग द ब्लैंक्स या फिल द गैप। क्या लिखा हुआ है इसमें? द डैश ऑफ अ क्लास इज फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन बाय। जैसे क्या होता है, ये क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे ये लिखा हुआ है 2, 3, 5, 7 और 3, तो CF कैसे निकालते हैं? ये तो सेम 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 3 प्लस 5 10, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 17 और फिर सबका सम 20। तो ये कौन सी है? ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? लेस देन बोलते हैं इसको। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ये तो अपना सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन, ये आपका पाई चार्ट से रिलेटेड है, तो इसको भी अभी हम सॉल्व करते हैं। आपको बोला है द नंबर ऑफ साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रेजुएट इन अ कंपनी आर 30, 70 एंड 50 रेस्पेक्टिवली। अगर इस डेटा को हम पाई चार्ट यानी सर्कल से रिप्रेजेंट करें, देन व्हाट इज द एंगल करस्पॉन्डिंग टू साइंस ग्रेजुएट। तो एंगल कितना बनेगा? एंगल के लिए फॉर्मूला होता है, जो सेंट्रल एंगल बनता है वैल्यू अपॉन टोटल इंटू 360। वैल्यू कितना है? साइंस का पूछा है आपसे, तो 30। अच्छा इसका सम कराओ, सम 150 आ जाएगा। इसका सम जो आएगा वो आएगा 150 इंटू 360 डिग्री, क्योंकि आपको डिग्री में चाहिए सब। ये तो हो जाएगा 30 बन जा, 35 जा, 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 7 जा, 72 डिग्री आ रहा है भाई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है? वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अर्थमेटिक मीन, ओ हो बताओ, इसका अर्थमेटिक मीन पूछा है।
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 6 ऑब्जर्वेशन है, 10, 17, 21, 30 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 6, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 5 जा 30। ये आपका 21 पहले हो गया, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 एंड 25, ये आपका मीडियन से रिलेटेड है और मोड से रिलेटेड है, तो डिस्कस करते हैं। मीडियन क्या होता है? मिडिल मोस्ट वैल्यू। सबसे पहले इसको अरेंज किया, 13, 15, 16, 17, 19 और 20। आपका मीडियन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है। मीडियन जो होता है, अगर ये 6 है तो जो बीच वाले 2 टर्म है इन दोनों का एवरेज होता है भाई। तो इन दोनों का एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकलेगा? 16 + 17 अपॉन 2, आंसर हो जाएगा 16.5। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ सर्टेन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहां पे लिखते हैं मीन कितना है 26.25 और मीडियन कितना है 32.50, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मोड का वैल्यू कितना होगा? तो इसके लिए आपको 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन इज इक्वल टू मोड, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ये सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। और इसको आंसर भी मैं सॉल्व करा देता हूं, नो प्रॉब्लम। 32.5 इंटू 3 कितना आ रहा है 97.5, 26.25 इंटू 2 ये आ रहा है 52.5। इसको अगर माइनस करा देंगे तो ये आ रहा है 45, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 45, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 लेंदी है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। सम ऑफ डेविएशन ऑफ 24 ऑब्जर्वेशन मेजर्ड फ्रॉम, अब देखो इसमें आपको मीन निकालना है और सम ऑफ डेविएशन ये 276 है, किससे किया है? ये 4 से किया है भाई। तो आपको एक अज्यूम्ड मीन मेथड भी बताया जाता है, यहाँ पे अज्यूम्ड मीन जो है वो 4 है, तो मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन पूछा है। अब बोले ये अज्यूम्ड मीन कैसे पता चला? तो इसका लॉजिक ये है, अगर ये होता तो इसका आंसर तो 0 होता है, ये तो सबको पता है, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, तो ये अज्यूम्ड मीन ही होगा 4। और अज्यूम्ड मीन वाले केस में जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस समेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अज्यूम्ड मीन कितना है 4, समेशन ऑफ डेविएशन कितना है 276 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 24। मैं 276 को डिवाइड कर देता हूं 24 से, तो ये आपका आ रहा है 11.5 और 11.5 इसमें ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15.5, यानी ऑप्शन बी। 27 द अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, वो कितना है 40। लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट द 2 ऑब्जर्वेशन 52 and 28 were wrongly copied as 44 and 86, यानी रॉन्ग ऑब्जर्वेशन कौन सा है इसमें? वो है 44 और 86, और करेक्ट कौन से हैं 52 और 28। अब आपको पहले तो समेशन ऑफ x यानी टोटल ऑब्जर्वेशन, ये आपका मीन होता है, जो पहले वाले टोटल ऑब्जर्वेशन है वो कैसे निकलेगा nx बार से। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 40 और जो गलत आपका मीन आया था वो था 100, तो टोटल आपका ये आ गया समेशन ऑफ x। अब आपको करेक्ट मीन चाहिए, तो इसमें कुछ गलतियां हुई है। आपको करेक्ट अगर सम चाहिए तो उसके लिए 4000 में जो आपने मिस्टेक करी है उसको तो माइनस करो और जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन थे उनको ऐड कराना है।
इसको सॉल्व करके मैं बता देता हूँ। 4000 प्लस 52 प्लस 28 और माइनस करना है 44 माइनस 86, 3950 और आपको मीन चाहिए तो इसको डिवाइडेड बाय 100 कराएंगे 39.5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। ठीक है, ये आपका 27 नंबर का क्वेश्चन है। 28 द मीन डेविएशन ऑफ द नंबर्स। अच्छा, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। तो ऑब्जर्वेशन जो है वो आपके हैं 32 33, फिर है आपका 48 68 70, फिर है 80 88 और 95। आपको देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन होता है समेशन ऑफ x माइनस m का एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन n। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप काउंट करेंगे, यहाँ पे 8 आ रहे हैं, लेकिन अच्छा मीडियन निकालना है। तो मीडियन क्या होता है, जो बीच वाले दो ऑब्जर्वेशन है इनका एवरेज। तो मीडियन हो जाएगा 68 प्लस 70 अपॉन 2 यानी 69। तो आपको यहाँ पे x माइनस 69 और लास्ट में फिर एब्सोल्यूट भी करवा देना है। तो एक एक करते हैं। 32 माइनस 69 ये आ रहा है 37, 33 माइनस 69 36, अच्छा माइनस भी आएगा, बाद में उसको प्लस कर देंगे। 48 माइनस 69 ये आपका आ रहा है 21, 68 माइनस 69 माइनस 1, फिर 1, फिर ये आ रहा है 11, फिर ये आ रहा है 80 माइनस ये 11, अच्छा ये तो 11, 88 माइनस ये तो 8 19 ही आ रहा है ना, और 95 माइनस 69 ये आपका आ रहा है 26। अब आपको एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए तो ये सब प्लस बना दो। समीशन चाहिए तो इसको ऐड करा देता हूँ। 26 प्लस 19 प्लस 11 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 21 प्लस 36 प्लस 37, 152 आ रहा है भाई ये। इसको डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो ये आ रहा है 19। तो देख लेना आपका आंसर 19 आना चाहिए, अगर 19 आता है तो सही है। 29 फॉर एन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन आपको दे रखा है कितना, मीडियन कितना दे रखा है 98.5, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 9 दे रखा है। देन द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मीन हमेशा मीडियन से बड़ा है। अगर मीन मीडियन से बड़ा होता है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस होती है। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो मीन माइनस मोड में, अगर मोड गिवन है तो। फिलहाल ये गिवन है 3 इंटू, देखो ये हो जाएगा 100, मीन है आपका 100 माइनस 98.5 अपॉन 9, ये हो जाएगा 3 3 जा 1.5 अपॉन 3, तो ये आंसर आ जाएगा 0.5। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ जाएगा 0.5। ये आपका 29 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, तो 30 में देखो आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा है। जस्ट अ मिनट, थ्री 30 में आपको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन वो आपको दे रखा है कितने 50, नहीं टेकन फ्रॉम मीन, मीन जो है वो आपका 50 है और सम जो है वो 250 है। तो आपको सीवी निकालना है। सीवी का फॉर्मूला देखो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। तो रूट ऑफ 250 अपॉन 10
ये आ जाएगा 5। स्टैंडर्ड एविएशन आपका 5 आ गया, यहाँ रख दिया 5 अपॉन मीन कितना है 50 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 5 10 जा और 10% आ रहा है ऑप्शन ए। 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 31 रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट और कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर का वैल्यू होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई। कोवेरिएंस कितना गिवन है, कहाँ है, ये रहा 0.9। आपको देखो स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स चाहिए तो इसका अंडर रूट कराना पड़ेगा, 6.25 का आप अंडर रूट कराओगे तो 2.5 आएगा भाई, और वेरिएंस ऑफ वाई आपको 4 गिवन है तो उसका अंडर रूट कराओगे वो 2 आ जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व करके 0.9 अपॉन 2.5 अपॉन 2.18 आ रहा है ये, और यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 फॉर अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है 10। सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन रैंक इज 30, समेशन ऑफ डी स्क्वायर आपका 30 है, आर का वैल्यू बताना है। आर का वैल्यू जो होता है 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 6 इंटू 30, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपके पास 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1 99, 100 माइनस 1 99, एक जीरो से एक जीरो गई, 1 माइनस 3 33 और 3 2 जा 3 11 जा, ये रह जाएगा 1 माइनस 2/11। सॉल्व करेंगे 9/11, ये इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। तो आप लोग साथ के साथ चेक करते जाओ आपके आंसर्स और आपके जो भी टोटल मार्क्स आ रहे हैं। ये आपका 32 हो गया। अब चलते हैं 33 पे। इफ द टू रिग्रेशन लाइंस करस्पॉन्डिंग टू टू वेरिएबल मीट एट ए पॉइंट, अब देखो रिग्रेशन लाइन जो मीट करती है ना वो मीन पे करती है, एक्स बार और वाई बार। तो यहाँ पे मीट किस पे कर रही है 2 और 3 पे, तो 2 और 3 यानी कि एक्स बार तो हो गया 2 और वाई बार हो गया 3। आपको वेरिएंस ऑफ एक्स दे रखा है 4, तो स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स हो जाएगा 2 और स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई 1 का अंडर रूट लेंगे तो 1 ही रहेगा। कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1/2 है। फाइंड द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ वाई, आपको चाहिए वाई ऑन एक्स रिग्रेशन इक्वेशन। कब, जब सारी ये वैल्यूज गिवन है। फॉर्मूला होता है y माइनस वाई बार दैट इज इक्वल टू r इंटू स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ x, x माइनस x बार। y माइनस वाई बार का वैल्यू है 3, r का वैल्यू है 1/2, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ y है 1 और इसका वैल्यू है 2। यहाँ पे x का वैल्यू x ही रहने दो अभी तो, और x बार कितना है 2। अब देखो आपको क्या निकालना है, फाइंड द एस्टिमेट वैल्यू, यानी y का वैल्यू कितना होगा जब x का वैल्यू आपको 6 गिवन है। तो अब रख देते हैं 6, ये रखा आपने 6 माइनस 2 कितना आएगा 4, और ये है 4, ये 4 से ये पूरा 4 चला जाएगा, यानी y माइनस 3 किसके बराबर रहेगा, या पूरा सॉल्व होकर 0 नहीं आएगा 1 आएगा। तो y का वैल्यू 3 + 1 4 हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये था अपना 33 नंबर का क्वेश्चन। 34, 35 ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। इफ रिग्रेशन लाइन आर परपेंडिकुलर, 3 केस बताते हैं क्लास में। अगर ये आपका एंगल थीटा है तो मतलब 0 to 90 के बीच में है, तब तो आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0, -1 और +1 नहीं होगा, बाकी उसके बीच का कोई भी वैल्यू हो सकता है। -1 से 0 और 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है भाई, है ना। अगर कुछ 0 to 90 है, अगर आपकी लाइंस पैरेलल है यानी जो एंगल है थीटा है वो 0 डिग्री है, तो r का वैल्यू या तो +1 होगा या -1 होगा। और अगर लाइंस परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री बना रही है, तो r का वैल्यू इस केस में 0 हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो डायरेक्ट अगर आंसर की बात करें, स्कैटर डायग्राम, कोरिलेशन में स्कैटर डायग्राम ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है,
एक आपका ऐसे भी बनता है, ये सारे क्लास में डिस्कस होते हैं, और एक ऐसे भी बनता है। तो बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। बाकी ऑप्शन देखो गलत इसलिए होंगे, स्कैटर डायग्राम गिव्स द प्रिसाइज, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं देता आपको कोरिलेशन की, क्योंकि अमाउंट बताता ही नहीं है आपका। द स्कैटर डायग्राम इन अमीनेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, नो। ऑल पॉइंट्स इन स्कैटर डायग्राम लाई इन द स्ट्रेट लाइन, ये ही नहीं है, ये लाई है ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में तो लाई करते ही करते हैं, कई बार ये क्या है कर्व शेप भी होता है, तो ये कोई जरूरी नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रिग्रेशन लाइन जो है वो है y on x, और y on x में आपको स्लोप पूछा है। तो स्लोप जो होता है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ही होता है b/x, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल लाइज -1 एंड +1, तो ये भी आपका डायरेक्ट आंसर है। ये चारों क्वेश्चन आपके डायरेक्ट होने वाले थे, इसलिए मैंने साथ ही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 3। अगर दो डाइस को रोल करेंगे, दो डाइस को रोल करेंगे तो 2 1 और 1 2, ये दो पॉसिबल केस हैं। टोटल केस आपके जो होते हैं वो 36 होते हैं, आपको पता ही है दो डाइस के। 36 कैसे होता है, पहले डाइस पे भी 6 आउटकम आ सकते हैं, दूसरे भी 6 आ सकते हैं, तो 6 × 6 36, और फेवरेबल 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/18। नेक्स्ट 39, 2 unbiased coins are tossed, the probability of getting at most one head। इसमें आपको बस एक ही जगह कंफ्यूजन होगा कि ये दोनों तो काम आएंगे, एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, तो एक हेड हो गया, ये भी काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 0 हेड है, तो फेवरेबल हो गए आपके 3 और टोटल है आपके 4, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3/4। ये आपका 39 नंबर का क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ए हिटिंग द टारगेट 1/5, नॉट हिटिंग द टारगेट क्या हो जाएगा, ए बार 1 - 1/5 दैट इज इक्वल टू 4/5। बी इज नॉट हिटिंग द टारगेट, यानी पी बी बार दे रखा है आपको 3/4, तो पी बी कितना हो जाएगा, 1 में से माइनस करेंगे तो 1/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अगर एक बार हिट किया तो टारगेट हिट कर जाए। टारगेट हिट 3 तरीके से कर सकता है, या तो ए का हिट कर जाए, बी का मिस कर जाए, बी का हिट कर जाए, ए का मिस कर जाए, या दोनों का हिट कर जाए। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1, ये फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। नन का मतलब ये है 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये आएगा। तो ये हो जाएगा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। ए बार कितना है 4/5, और वो कितना है 3/4। 4 से 4 गया, 1 - 3/5, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2/5। इसका आंसर हो जाएगा 2/5, यानी ऑप्शन डी। 41, 2 cards are drawn from a well shuffled pack of card, probability of getting hearts। तो hearts जो है वो 13 होते हैं, ऊपर हो जाएगा 13C2 और नीचे हो जाएगा, 2 कार्ड आपने सेलेक्ट करे हैं 52C2। इसको सॉल्व करेंगे 13 × 12, 1 × 2, ये 13C2 है, ये तो पूरा गया, 13 4 जा, 4 3 जा, और 3 17 जा, सिर्फ रह जाएगा 1/17। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, ये निकालना है भाई। A/B के लिए न्यूमरेटर में तो दोनों का इंटरसेक्शन आता है और डिनोमिनेटर सेम आता है, तो दोनों का इंटरसेक्शन आपको दे रखा है 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दे रखा है 1/3। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/4। ये आपका 42 का ऑप्शन बी है। 43, 44 थ्योरेटिकल क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, जिसके होने के चांसेस 0 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी उसकी 0 होती है। और अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y, या x × y लिख लो, एक ही बात है,
तो वो आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, आपका पूरे पेपर में जो मुझे लगता है एक क्वेश्चन जिसमें आपको दिक्कत आ सकती है या आई होगी वो है क्वेश्चन नंबर 45। तो इस क्वेश्चन को हम ढंग से एक्सप्लेन करते हैं, मतलब बाकी भी ऐसा नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बेस थ्योरम से रिलेटेड है। तो एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, द चांस ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव स्क्रू फ्रॉम टू बॉक्सेस। ये आपका बॉक्स 1 है और ये आपका बॉक्स 2 है। ठीक है, इसमें से जो डिफेक्टिव, ये जो बॉक्स 1 है, अच्छा इसको नाम दे देते हैं, ए और बी नाम दे देते हैं भाई, ताकि आपको इजी रहे। अगर आपने फर्स्ट बॉक्स में से एक स्क्रू निकाला तो उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है 1/5 और बी में से 1/6 है। ठीक है, अ बॉक्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड स्क्रू इज ड्रॉन एंड इट इज फाउंड दैट इट इज डिफेक्टिव, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज केम फ्रॉम बॉक्स ए। तो देखो, फर्स्ट बॉक्स में से स्क्रू निकालने की, जो डिफेक्टिव स्क्रू है उसके निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है, मैंने क्या लिखा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ डिफेक्टिव स्क्रू फ्रॉम बॉक्स ए। तो इसको लिखेंगे D/A। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव स्क्रू फ्रॉम बॉक्स ए, वो आपको 1/5 दे रखा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव स्क्रू फ्रॉम बॉक्स बी ये आपको 1/6 दे रखी है। दोनों बॉक्स में से अगर एक बॉक्स को सेलेक्ट करते हो, यानी PA या PB, दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है। सही है। अब आपको क्या पूछा है, आपको ये बोला है या आपको ये पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट, जो सेलेक्टेड स्क्रू है दैट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज सेलेक्टेड फ्रॉम बॉक्स ए। यानी आपको प्रोबेबिलिटी A/D पूछी है, यानी ये तो पहले से पता है कि वो डिफेक्टिव स्क्रू है, लेकिन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज सेलेक्टेड फ्रॉम बॉक्स ए। तो देखो, इसका जो फॉर्मूला है A/D, वो हम बेस थ्योरम से निकालते हैं, बेस थ्योरम से। इसको हम ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ D/A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय, सेम चीज यहां पे कॉपी पेस्ट होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ D/A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस, दूसरा इवेंट थोड़ी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, दूसरा इवेंट की प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको हम सॉल्व करा लेंगे तो आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। बताइए, D/A का वैल्यू कितना, 1/5, PA यानी बॉक्स का 1/2, ये हो जाएगा 1/5 इंटू 1/2 प्लस 1/6 इंटू 1/2। ठीक है, ऊपर तो हो जाएगा आपका 1/10, ये हो जाएगा 1/10 और 1/12। इसका एलसीएम ले लेंगे, न्यूमरेटर तो अभी 1/10 ही रहने दो आप, डिनोमिनेटर का एलसीएम हो जाएगा आपका 60, तो ये हो जाएगा 6 + 5। ठीक है जी, ये कैंसिल आउट, इसको फ्लिप कर देंगे तो 6/11 आ जाएगा इसका आंसर, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/11। ऑप्शन आपका जो है वो सी हो जाएगा। ये आपका 45वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेस पायरे इंडेक्स। लेस पायरे इंडेक्स जो दी थी वो थी समेशन ऑफ P1 Q0 समेशन ऑफ P0 Q0 इनटू 100। P1 Q0 का वैल्यू कितना है, 162.6, P0 Q0 का वैल्यू है 110.4 इनटू 100। 162.6 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110.4, 147.28। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ईयर मूविंग एवरेज फॉर ईयर 2004। 2004 के लिए 5 ईयर मूविंग एवरेज चाहिए, तो 2004 के लिए ये वाला चाहिए ना, तो 2 पीछे से और 2 आगे से, मतलब 4.3 प्लस 4.3 प्लस 3.4 प्लस 4.4 प्लस 5.4 अपॉन 5 कराएंगे तो देखो ये कितना बनेगा,
8.6 तो ये पहले दो हो गए, 7.8 प्लस 5.4, 21.8 आ रहा है अपॉन 5, 4.36। करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 और ये आपका क्वेश्चन है अगेन लेस पायरे और पास्टे इंडेक्स गिवन है, मतलब फिशर इंडेक्स पूछा है। तो फिशर का इंडेक्स क्या होता है? फिशर का इंडेक्स होता है लेस पायरे और पास्टे इंडेक्स का अंडर रूट। तो आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट 120.69 इंटू 120.62 इसका अंडर रूट लेंगे तो 120.65 आ जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका प्राइस रिलेटिव से है। प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला होता है करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इनटू 100। करंट ईयर प्राइस कितना है यहाँ पे? देखो बेस ईयर आपका 2010 है तो 2020 करंट ईयर प्राइस है, यानी 50 अपॉन 40 इंटू 100। इसको सॉल्व कराओगे 0 से 0, 500 अपॉन 4 कराओगे 125 आ जाएगा इसका इंडेक्स। यानी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूं आप लोग आंसर चेक कर रहे हो, है ना। लास्ट क्वेश्चन आपका जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये टाइम सीरीज से रिलेटेड है। तो देखो कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, जो टाइम सीरीज यानी कि जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं उसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं और चारों आपका ऑप्शंस में दे रखे हैं। एक सेक्युलर ट्रेंड होता है, सीजनल वेरिएशन होता है, साइक्लिक फ्लक्चुएशंस होते हैं और इर्रेगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। तो जब भी आप लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन सेल ऑफ टीवी सेट करते हो, यानी लॉन्ग टर्म कंपोनेंट की अगर आप बात करते हो तो उसमें आपका जो आता है वो आता है सेक्युलर ट्रेंड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो ऑप्शन ए है, सेक्युलर ट्रेंड। तो इसके साथ थैंक यू सो मच। आप लोग आंसर की चेक करके जो भी आपको पूछना है, अगर और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसको भेज सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर उसको लाइक और शेयर करें ताकि और दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।